नमस्कार। आज बात करते हैं भारत के दो ऐसे बिल्स की जो देश के लोकतंत्र को मतलब इसकी पूरी पॉलिटिकल जियोग्राफी को बदलने वाले हैं और इन्होंने एक बहुत बड़ी नेशनल डिबेट छेड़ दी है। ये ऐसे कानून हैं जो देश की राजनीति को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। अब देखिए, इस पूरी बहस के बीच में एक बहुत ही दिलचस्प बात है। एक तरफ है महिला आरक्षण विधेयक, जो महिलाओं को संसद में 33% आरक्षण देता है और इसकी लगभग हर कोई तारीफ कर रहा है। लेकिन इसे लागू करने की जो चाबी है ना, वो एक दूसरी बहुत ही कंट्रोवर्शियल प्रक्रिया के हाथ में है, जिसे कहते हैं परिसीमन। और इसी मुद्दे ने देश को दो हिस्सों में बांट दिया है। तो आज के इस चर्चा में हम देखेंगे कि ये पूरी बहस असल में है क्या, परिसीमन का मतलब क्या होता है और ऐसा क्यों हुआ कि 50 सालों से भारत का राजनीतिक नक्शा बदला ही नहीं। हम दोनों तरफ की दलीलों को समझेंगे और आखिर में ये भी देखेंगे कि भारत के पॉलिटिकल फ्यूचर के लिए आगे क्या रास्ते हो सकते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये बदलाव कितना बड़ा है। देखिए, ये कोई छोटा मोटा फेरबदल नहीं है। ये तो एक राजनीतिक भूकंप जैसा है जो पावर के सारे समीकरणों को हिला के रख सकता है। फिलहाल भारत की लोकसभा में 543 सीटें हैं। हर सांसद अपने क्षेत्र के लाखों लोगों को रिप्रेजेंट करता है और ये नंबर, जैसा कि हम जानते हैं, दशकों से बदला नहीं है। लेकिन अब जो नए बदलावों की बात हो रही है, उसके बाद ये आंकड़ा बढ़कर करीब करीब 850 तक पहुंच सकता है। मतलब सोचिए, 300 से भी ज्यादा नई सीटें। ये एक बहुत बड़ा जंप है और यहीं से सबसे बड़ा सवाल उठता है, ये जो एक्स्ट्रा सीटें हैं, ये आखिर जाएंगी किसे? तो सरकार का जो पूरा रोड मैप है वो 3 स्टेप्स में बटा हुआ है। सबसे पहले एक नई जनगणना करवाई जाएगी। फिर उस जनगणना के डेटा के आधार पर होगा परिसीमन, यानी चुनावी सीमाओं को फिर से बनाया जाएगा। और सिर्फ उसके बाद ही जो नई और बड़ी संसद बनेगी, उसमें 33% महिला आरक्षण लागू होगा। तो यही वजह है कि महिला आरक्षण बिल परिसीमन पर आकर अटक गया है। तो चलिए, अब इस पूरी बहस के सेंटर में जो चीज़ है उस पर आते हैं, परिसीमन। हो सकता है यह शब्द सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगे, पर इसका आइडिया बहुत सिंपल है। देखिए, परिसीमन का सीधा साधा मतलब है हमारे देश के चुनावी नक्शे को, इलेक्टोरल मैप को अपडेट करना। और इसका गोल सिर्फ एक है कि हर सांसद लगभग बराबर आबादी को रिप्रेजेंट करे। इससे होता क्या है कि हर एक वोट की कीमत, हर एक वोट का वजन करीब करीब बराबर हो जाता है। और अगर आज की सिचुएशन देखें तो ये जो गैर बराबरी है ये साफ दिखती है। जैसे उत्तर प्रदेश में एक एमपी औसतन 25 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करता है, वहीं तमिलनाडु में यही आंकड़ा करीब 18 लाख का है। ये बहुत बड़ा गैप है और परिसीमन इसी को ठीक करने के लिए होता है। तो सवाल ये उठता है कि भाई, अगर ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी है तो इसे इतने सालों से ठीक क्यों नहीं किया गया है? इसका जवाब हमें 50 साल पीछे भारत के इतिहास में मिलेगा। देखिए, हुआ ये कि 1971 की जनगणना के बाद 1976 में सरकार ने एक संवैधानिक संशोधन करके लोकसभा सीटों के नंबर को फ्रीज कर दिया, मतलब उस पर रोक लगा दी। वजह ये थी कि सरकार उन राज्यों को रिवॉर्ड देना चाहती थी जो पॉपुलेशन कंट्रोल की नेशनल पॉलिसी को फॉलो कर रहे थे। फिर 2001 में इस रोक को 2026 तक के लिए और बढ़ा दिया गया और अब 2026 ज्यादा दूर नहीं है और ये फ्रीज हटने वाला है। तो चलिए, अब इस बहस के एक साइड को समझते हैं, जो कि ज्यादातर उत्तर भारत के राज्यों से आ रही है और इनकी दलील लोकतंत्र के एक बहुत ही बेसिक सिद्धांत पर टिकी है। इनका कहना सीधा है कि डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा सिद्धांत है एक व्यक्ति, एक वोट, एक मूल्य। मतलब हर वोट की कीमत बराबर होनी चाहिए। तो इसके हिसाब से जिस राज्य की आबादी ज्यादा है उसे संसद में सीटें भी ज्यादा मिलनी चाहिए। यह तो लोकतांत्रिक बराबरी का सीधा साधा मामला है। और अगर इस सिद्धांत को लागू किया जाए तो जाहिर है उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे राज्य, जहां आबादी तेजी से बढ़ी है, उन्हें लोकसभा में काफी ज्यादा सीटें मिलेंगी और इससे उनका राजनीतिक दबदबा बढ़ना भी तय है। लेकिन जैसा हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, इसका भी एक दूसरा साइड है और ये आवाज आ रही है दक्षिण भारत के राज्यों से। इनका तर्क बराबरी का नहीं बल्कि फेयरनेस यानी निष्पक्षता का है। इन्हें डर इस बात का है कि इन्हें अपनी ही कामयाबी की सजा मिल रही है। इनका तर्क बहुत ही सीधा और साफ है। वो कहते हैं, देखिए, हमने पॉपुलेशन कंट्रोल पर देश की नीति को माना, अपने सोशल डेवलपमेंट पर काम किया, तो अब हमारी राजनीतिक आवाज को कम करके हमें सजा क्यों दी जा रही है? तो तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, इन सब राज्यों को यही चिंता सता रही है कि संसद में उनकी सीटों का जो परसेंटेज है वो घट जाएगा।
और अगर ऐसा हुआ तो नेशनल पॉलिटिक्स में उनका जो प्रभाव है, अपनी बात मनवाने की जो ताकत है, वो दोनों कम हो जाएंगी। और देखिए, ये सिर्फ कोई थ्योरी वाली बहस नहीं रह गई है, मामला काफी गर्म हो चुका है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने तो इसका बहुत कड़ा विरोध किया है। उन्होंने यहां तक कह दिया है कि ये तमिल लोगों को दूसरे दर्जे का नागरिक बनाने जैसा है, और इसके खिलाफ बड़े प्रदर्शन करने की भी बात कही है। तो अब भारत एक बहुत ही अहम मोड़ पर खड़ा है। इस मुश्किल पहेली को सुलझाने के लिए आगे के रास्ते क्या हो सकते हैं? अगर मोटे तौर पर देखें तो 3 ऑप्शन नजर आते हैं। पहला रास्ता तो एकदम सीधा है, जितनी आबादी उतनी सीटें। मतलब नई जनगणना के हिसाब से सीटें बांट दो। इससे उत्तर को बहुत फायदा होगा और दक्षिण को काफी नुकसान। दूसरा रास्ता, जो शायद ज्यादा प्रैक्टिकल है, वो है एक बैलेंस्ड फॉर्मूला बनाने का। मतलब आबादी को तो देखो ही, लेकिन उसके साथ साथ राज्यों ने आर्थिक तौर पर कैसा काम किया है, इन चीजों को भी थोड़ी वेटेज दी जाए। और तीसरा रास्ता है कि जो नई सीटें बनेंगी उन्हें सभी राज्यों में उसी अनुपात में बांट दिया जाए जो आज है, ताकि किसी की पावर कम या ज्यादा ना हो और जो अभी का बैलेंस है वो बना रहे। तो आखिर में सवाल यही बचता है, एक बहुत ही बुनियादी सवाल, भारत को क्या चुनना चाहिए? लोकतांत्रिक बराबरी का सिद्धांत या फिर उन राज्यों के साथ निष्पक्षता जिन्होंने राष्ट्रीय लक्ष्यों को पूरा किया? इसी एक सवाल का जवाब भारत के लोकतंत्र का आने वाला कल तय करेगा।